नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। पिछले कई महीनों से ऑलमोस्ट 2-3 साल से हम सुन रहे हैं कि हमारे देश का प्रवर्तन निदेशालय, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कितने ज्यादा न्यूज में रहा है, मीडिया में रहा है, और करप्शन के मामले होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर होते हैं, ये सारे मैटर्स को डील करते हुए जब ईडी कई ऐसे विख्यात लोगों को या ऐसे फेमस लोगों को जब अरेस्ट करती है तो वो मीडिया में आती है न्यूज कि ईडी क्या कर रही है, ईडी ये कर रही है। हम एक बार पूरी ईडी की एक बार आज पढ़ाई करेंगे। ये चैप्टर भी बुक में नहीं है और क्योंकि न्यूज में आ रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम एक तरफ देखते हैं कि झारखंड के मिनिस्टर है, ये पूर्व मिनिस्टर, तो इनके बेटे को अरेस्ट किया है लिकर स्कैम में। ये राजस्थान कांग्रेस के प्रेसिडेंट है गोविंद सिंह दोत्सर जी, इनको अरेस्ट किया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर है ज्योतिप्रिय मलिक, इनको अरेस्ट किया था क्योंकि इन्होंने कोविड-19 में जब ये मंत्री हुआ करते थे तो इन्होंने वहां पे पीडीएस स्कीम जो होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, उसमें खाद्य सामान के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ घोटाला हुआ था। उसके चक्कर में अमानतुल्लाह खान, आप पार्टी के विधायक, ये अरेस्ट हुए। राजकुमार आनंद, इनके छापे पड़े। क्यों छापे पड़े नहीं बताया कारण। फिर हम देखते हैं आपके एमएलए कुलवंत सिंह, ये पंजाब और दिल्ली में एक्साइज का जितना मैटर चल रहा है लिकर पॉलिसी का, उसमें उसमें करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में खूब छापे पड़े हैं। हम देख रहे हैं आप पार्टी के ये संजय सिंह जी हैं, तो ये अभी अरेस्टेड हैं। अब ये भी एक्साइज पॉलिसी के अंदर अरेस्ट है। फिर हम देख रहे हैं कि पंजाब के पूर्व मंत्री हैं ये भारत भूषण आशु जी, तो ये भी अरेस्ट हैं क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन में जब घोटाला हुआ था तो उसके चक्कर में इनकी छापेमारी हुई है और काफी ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक डेटा है जो 2022 तक का डेटा है। डेटा आया था 2023 में, पर इन्होंने एक साल पीछे की तब की सारी रिपोर्ट निकाली। इन्होंने कहा कि यूपीए रेजिम देखो और एनडीए रेजिम देखो। यहां पे हम देख रहे हैं कि 112 रेड पड़ी थी पहले, और 2014 के बाद से 3000 से ज्यादा रेड्स पड़ी हैं। वहां उस समय कन्विक्शन कभी भी नहीं हुआ। कन्विक्शन माने होता है जब सजा हो जाती है, और यहां पे कन्विक्शन हुआ है 23 केसेस में। चार्जशीट 114 से बढ़ के 888 हो चुकी है, और जो पहले प्रॉपर्टीज अटैच होती थी वो प्रॉपर्टी 5000 करोड़ के वैल्यू की थी, अब बढ़ के वो वैल्यू हो गई है 1 लाख करोड़ के आसपास, जो प्रॉपर्टी अटैच है ऐसे सारे करप्शन वाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स में मिला के। अब हमें जानना है कि ये सर ईडी का क्या रोल है, ईडी करती क्या है, ईडी ने क्या क्या और कैसा किया है। क्योंकि हम जो एलिगेशन पढ़ते हैं, समझते हैं, यहां पे बोला जाता है कि ये सीबीआई की तरह बिहेव कर रही है ईडी। सीबीआई के लिए आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कटाक्ष किया था और रिमार्क दिया था कि सीबीआई एक केज्ड पैरट है। समझते हो उसका मतलब क्या होता है? केज्ड पैरट होता है मतलब पिंजरे में बंद तोता जो मालिक की ही बात सुनेगा, बोलेगा। तो ऐसे ही जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए बोला था कि सीबीआई केज्ड पैरट बन के रह गया है, प्लीज इसको आजाद करो, इसको अपना काम करने दो, ऐसे ही हम यहां देख रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने या बाकी मीडिया ने ये लिखा है कि सीबीआई जैसी आप केस बुक उठाओ, वैसा का वैसा ही, बिल्कुल बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल मिरर हो रहा है वैसा का वैसा ही। यानी कि सीबीआई ने 18 सालों में, हमने पिछले देखा क्या हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के रेजिम में, 80% से ज्यादा जो केसेस हैं वो पॉलिटिशियंस के ऊपर जो थे, 200 पॉलिटिशियंस के ऊपर, वो ऑपोजिशन वाले ही पॉलिटिशियन हुआ करते थे। इन 18 साल में चाहे जो भी पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, जो केसेस हुए हैं 200 नेताओं के ऊपर, उनमें से 80% केसेस हैं जो ऑपोजिशन के ऊपर। अब ऐसे ही ऑपोजिशन ड्यूरिंग एनडीए एंड ड्यूरिंग यूपीए, एनडीए के दौरान 1 सीएम, 14 एक्स सीएम, 19 मिनिस्टर, 24 एमपी, 21 एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, ये सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो ऑपोजिशन के हैं, और ऑपोजिशन इज इन ईडीज नेट, ईडी के जाल में है। ये डेटा है कि 2014 से 4 गुना हो चुका है, 4 टाइम्स हो चुका है जंप इन ईडी केसेस अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। अब यही सोचते हुए हमें ये समझना है कि अच्छा कैसे केस हिस्ट्री बढ़ रही है, क्या हो रहा है। देखो 2014 से पहले तक जब यूपीए रेजिम थी, तब यूपीए रेजिम में कुल मिला के बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे। 26 पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर केसेस हुए थे, जिनमें से जो 14 थे खाली वो अपोजिशन में थे। 26 में से 14, ऑलमोस्ट 50%, 54%, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एनडीए 2 सरकार में यहां पे क्या हो रहा है। 121 पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर केसेस हुए हैं, जिसमें से 115 केसेस हैं जो ऑपोजिशन के ऊपर ही हैं। यानी कि इसमें बीजेपी और एलाइज भी हैं, यस बिल्कुल है, बिल्कुल ट्रू, पर वो कितने ही हैं? 115 हैं जो ऑपोजिशन के हैं आउट ऑफ 121। तो ऑलमोस्ट 95% केसेस हैं जो ऑपोजिशन के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, कई सारी पार्टीज हैं, उनके सबके नेता हैं, ये सब अरेस्ट हो रहे हैं।
ये है वो डिटेल कि हाँ भैया कैसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं एनडीए 2 में और यूपीए 1 और यूपीए 2 मिला के 26, यहाँ पे 121, 14 ऑपोजिशन, 115 ऑपोजिशन और 12 कांग्रेस, जो ये जब यूपीए खुद ही रेजिम में थी और यहाँ पे जब एनडीए जब खुद ही रेजिम में है। ठीक है, ये डेटा है, समझ में आ रहा है कि हाँ जो नेता लोग हैं ऑपोजिशन खासकर, वो इस समय ईडी से, खासकर ईडी से तो स्पेशली फियर है ही है, क्योंकि भैया ईडी के छापा पड़ सकता है, ईडी के अरेस्ट हो सकते हैं। कई लोग दावा करते हैं, एलेज करते हैं, क्लेम करते हैं कि सर ये जितना भी है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि हमको काम न करने देने के लिए ये तरीका है। अब यहां पे इसी बीच में क्या हुआ कि गवर्नमेंट एक और इसमें अमेंडमेंट लेके आई, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आई और बोला कि जो ईडी की पावर्स है वो और ज्यादा अब बढ़ेंगी, वो ऐसे बढ़ेंगी कि हम स्पेशली जो आप बोल रहे हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड या जो ये जितने भी हैं, तो हम इनको कहते हैं ये लीडर्स हैं, नेता हैं, ठीक है। अब इन लीडर्स को लैंग्वेज की डेफिनेशन में, लॉ की, यहां पे लॉ की डेफिनेशन में बोला गया पीईपी, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, पीईपी। आई बात समझ में? ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड लोग हैं, जो लोग पॉलिटिकली ज्यादा पब्लिक समाज के जिसे कहते हैं दायरे में हैं और काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अब पीईपी लोगों पे स्पेशली अगर कोई ईडी का रेड पढ़ना होता है, कुछ पढ़ना होता है, तो उसमें प्रोविजन लाई, तो उसमें प्रोविजन आए हैं। कब आए थे ये? 7 मार्च को आए थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है हमारी, उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, जो ईडी को संभालता है, जो ईडी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल संभालता है, उसी डिपार्टमेंट ने ये दो नए रूल निकाले हैं अपने गैजेट में, ठीक है। क्या है कि जो 2023 पे जो हमारा पीएमएल रूल है, अभी हमको पीएमएल आगे पढ़ना है क्या है, तो इस रूल में क्या होगा, अब एक नया क्लॉज होगा जो पीईपीज के लिए है। पीईपीज वो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स हु हैव बीन एंट्रस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक ऑफिस, पब्लिक फंक्शंस, जैसे जिनको भी कोई जिम्मेदारी मिली है जनहित में या पब्लिक सर्विस में, या चाहे हमारी सरकार में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे कहीं और किसी स्टेट के किसी और तरीके से कोई अगर वो रोल अपना निभा रहे हो, तो ऐसे में चाहे वो सीनियर पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हो, हेड्स ऑफ स्टेट हो, चाहे एक्स हो, ठीक है, हो सकते हैं पहले के भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हो, या स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस के, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज के कोई ऑफिशियल, कुछ भी हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं। अब यहां बोला जाएगा कि जितने भी बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हो, यहां पे इन लोगों को क्या करना है, दे हैव टू मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ पीईपी। यानी ये जो जितने पब्लिकली एक्सपोज्ड पर्संस हैं, इन लोगों के लिए, जितने पॉलिटिकली एक्सपोज लोग हैं, ये इन लोगों का जितना भी पैसे का लेन देन होगा, ट्रेड होगा, ट्रांजैक्शन होगा, आपको उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है अलग से, स्पेशली कि भाई पीईपी लोगों ने कितना ट्रांजैक्शन किया है, किस नेचर का किया है, कितना किया, भाई कितनी वैल्यू का किया, ये सारी चीजें। और अलोंग विद एनजीओ भी हो, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन हो, पीपी, इन सारे लोगों के लिए जितना भी इनके अराउंड जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसकी एक खबर अलग से रहे। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने निकाला था मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से। सो विद दिस ये हम मान रहे हैं कि ईडी टू गेट मोर टीथ, मोदी गवर्नमेंट ब्रॉडन्स द पीएमएलए नेट। ठीक है, ये न्यूज आई थी, फाइन, आई बात समझ में। ये जो जितना ईडी का एकदम से हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा ईडी का उभार हुआ है, हाउ, क्या हुआ है? जब ईडी की पावर बढ़ती है, हम तब देखते हैं जब इलेक्शन से 1 या 2 साल पहले ही, तो हमने पहले भी देखा था जुलाई 2022 में भी, जब बीजेपी ने बोला था कि एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जजमेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस एएम खानविलकर जी। अभी हमें पता है कि जस्टिस एएम खानविलकर जी को अभी अभी एक पोजीशन मिली है, कईयों को पता भी होगा, अभी न्यूज में आ रहा है कि जस्टिस एएम खानविलकर जी अभी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोजीशन पे आए हैं गवर्नमेंट में, या हमारे स्टेट, इंडियन स्टेट में, ठीक है, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, संस्था पर है, ठीक है। तो जस्टिस खानविलकर जी की बेंच ने बोला था कि यस, वी अपहोल्ड द ईडीज स्वीपिंग पावर्स, जो ईडी की पूरी स्वीपिंग पावर्स है कि ईडी सब कुछ सपोर्ट, कि ईडी सब कुछ ट्रैक कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, कोई भी चीज को सीज कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी को नत्थी कर सकती है और अटैच कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, एंड इट्स एबिलिटी टू सर्च एंड सीज अंडर द पीएमएलए। तो पीएमएलए जो एक्ट के अंदर पीएमएलए होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अभी ये एक्ट आगे देखना है क्या होता है। तो इस पीएमएलए एक्ट के तहत जब ईडी अपनी कार्रवाई करती है, चाहे वो अरेस्ट हो, चाहे अटैचिंग प्रॉपर्टी हो, वो सब अपहोल्ड, वो सब अपहेल्ड है, वो चलेगा, वो बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद एपेक्स कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो ईसीआईआर होता है, जैसे एफआईआर होता है, ऐसे ही होता है एनफोर्समेंट का अपना एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये ईसीआईआर की कॉपी देना
जिस पर्सन को आप अरेस्ट करने जा रहे हो या जिस पर्सन के अगेंस्ट छापे पड़ रहे हैं, उस पर्सन को ईसीआईआर की कॉपी देना मैंडेटरी नहीं है। सॉरी, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, ये भी नॉट मैंडेटरी है, मत दीजिए कॉपी। जैसे एफआईआर कॉपी होती है, जब पुलिस एफआईआर लिखती है तो कॉपी दी जाती है ना वकील को कि सर ये है आपके खिलाफ चार्जेस, आप क्लाइंट को पढ़वा लेना। ऐसे ही इस एफआईआर की जो इक्विवेलेंट होता है, जो ईसीआईआर होती है, जो ईडी लिखती है चार्जेस, वो कॉपी अब उस पर्सन कंसर्न को देनी है नहीं देनी है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस थे, जस्टिस एनवी रामन्ना जी, तो इनकी बेंच ने भी एक चीज बोली थी कि ये जो ईडी की जो पावर है टू टेक पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी बिफोर ट्रायल इन एक्सेप्शनल केसेस, ये जो पावर है इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन और चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि ईडी जब कोई केस ट्राई करने लगती है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके या किसी व्यक्ति के ऊपर केस चलाती है, तो उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, वो प्रॉपर्टी को जब आप नथी करते हो, आप उसको अटैच करते हो, तो हमें उस पर चाहिए फर्दर एक्सप्लेनेशन। वाई डू यू डू दिस, हाउ डू यू डू दिस, और आगे कब कर सकते हो, ये कब नहीं कर सकते हो, किस केस में, ये भी बताइए आप। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अभी ये सुनी रही है कि जो संजय कुमार मिश्रा जी हैं, जो ईडी के डायरेक्टर, तो इनका जो टेन्योर वापस इंक्रीज हुआ था, जो क्योंकि ईडी, अच्छा ये है वो एसके मिश्रा जी। अब जो ईडी का जो कार्यकाल होता है ईडी के डायरेक्टर का, वो होता है 2 साल का, 2 इयर्स। अब यहां पे एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जब इतनी बड़ी संस्था होती है ईडी जैसी, सीबीआई जैसी, तो ऐसी संस्थाओं में जो टॉप मोस्ट जो हेड होते हैं, ये पहली बात तो बहुत सीनियर होने चाहिए, एकदम जिसे कहते हैं इंटीग्रल होने चाहिए, बहुत सिंसियर होने चाहिए, ठीक है। पर जब इनका कार्यकाल इतना छोटा है, तो कैसे ये बड़े बड़े केसेस को डील करते हुए सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब तक कोई केस ट्राई होने लगेगा, नया केस आएगा, तब तक तो ये रिटायर हो जाएंगे 2 साल के अंदर। तो इसीलिए ये जरूरी है कि इनका कार्यकाल बढ़ा के कम से कम 5 साल तो किया जाए। ये कई लीगल स्कॉलर्स भी बोलते हैं कि ये जो कार्यकाल है 2 साल का, दिस इज वेरी लेस, दिस इज वेरी वेरी लेस, इसको बढ़ा के कम से कम 5 साल होना चाहिए। अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हुआ, इसको बार बार बढ़ाते गए टेन्योर को एक्सटेंड करते गए अपने आप, इसलिए ये एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस बन जाता है। वहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो पिटीशन आ रही है आपके पास सुप्रीम कोर्ट में कि हमने टेन्योर बढ़ाया है, ये किया है, वो किया है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपील है, और ये सारी पिटीशन, इनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अब मिश्रा जी वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज द ईडी डायरेक्टर कब, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years बाय एन ऑर्डर ऑन November 19, 2018 में, 2018 बने थे 2 साल के लिए, ठीक है। फिर ही वॉज सेट टू डेमिट ऑफिस इन November 2020, ओके ठीक है, 2 साल में हटने थे। फिर ही हैड रीच द रिटायरमेंट एज ऑफ 60 आ गई थी। पर क्या हुआ कि ऑफिस ऑर्डर आया ऑन November 13, 2020 कि आपका टेन्योर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, 2 years वॉज रिप्लेस बाय 3 years, ठीक है, ये हो गया। तो 1 साल कार्यकाल और बढ़ जाता है। फिर केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में केस चलता जाता है। यहाँ पे इधर एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं अप्रोर होने लगता है। हम देख रहे हैं ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं जयराम रमेश जी, तो ये कांग्रेस पार्टी का एक प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है कि ईडी का मिसयूज मत कीजिए, सीबीआई और ईडी को आप अपने पिंजरे से आजाद कीजिए, ये सब ऐसा, ठीक है, ये सब बातें हैं। तो ये तो सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, ये सब सारे प्रदर्शन है, जो भी है। हम फोकस करेंगे कि ईडी का जो राइज हुआ है फ्रॉम अ स्मॉल यूनिट इन 1956 टू द रूलिंग पार्टीज ब्रह्मास्त्र, कि कैसे एक ये जो यूनिट हुआ करती थी, शुरू में एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, आज ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है यूनियन सरकार का, चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है। कैसे हुआ है? ईडी की स्थापना जब हुई थी तो इसलिए हुई थी ताकि हम इकोनॉमिक क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर सकें, और जितने भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के लॉज हैं, यानी फॉरेक्स समझते हो, फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा के अराउंड जितने हमारे कानून हैं और जितने हमारे क्राइम होते हैं इंडिया में, वो सॉल्व हो सके, वो इन्वेस्टिगेट हो सके। हमने इसलिए इनकी फिर ईडी की कल्पना करी थी। उस समय इसको बोला जाता था एनफोर्समेंट यूनिट, ईयू, यूरोपियन यूनियन नहीं है ये, ठीक है, ईयू बोला जाता था। और ये उस समय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता था, नॉट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अभी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास आता है ईडी, ठीक है। फिर बाद में ये उस समय कंट्रोल होता था बाय द फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेशंस एक्ट। फिर इसके बाद इस यूनिट की उसी समय की फिर 2 ब्रांचेस बनाई जाती हैं, एक दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में भी है, ठीक है। फिर उस समय यहाँ पे एक लीगल सर्विस ऑफिसर हुआ करते थे डायरेक्टर, और आरबीआई का भी एक बहुत सीनियर स्टाफ होता था जो यहाँ पे बैठता था। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े 57 में, दिस यूनिट वाज रीनेम्ड एज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और यहाँ पे इनका फिर डिपार्टमेंट का ट्रांसफर हो जाता है। अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास हुआ करता था, फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास आ जाता है ईडी। अब हम आगे बढ़े 73 में एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट क्या था? जब फेरा उस समय
जब फेरा एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कहीं भी सर्च हो सकती है, सारे बिजनेसमैन डरे हुए होते थे, सारे बिजनेसमैन घबराते थे कि भाई ईडी ग्रेड ना पड़ जाए, इनकम टैक्स के छापे ना पड़ जाए। 73 समय ही ऐसा है जब लाइसेंस राज हुआ करता था, जब उस समय सरकार बहुत ही स्ट्रांग मेजोरिटी की सरकार थी। तो क्या होता था, फेरा वॉज अ वेरी पावरफुल लॉ। ठीक है, बहुत तगड़ा लॉ था ये। इट अलाउड इवन एन एनफोर्समेंट ऑफिसर टू अरेस्ट एनी वन एंड एंटर एनी बिजनेस प्रेमिस। कहीं भी घुस जाओ, किसी भी धंधे में, किसी भी दुकान में, किसी भी मकान में, किसी भी कहीं कोई कंपनी में, कोई फैक्ट्री में, वहां पे जाके छापेमारी आप कर सकते हो। और यहाँ पे 3rd डिग्री टॉर्चर तक की यहाँ पे एलिगेशंस आए हैं ईडी के ऊपर। ईडी पुलिस नहीं है, ईडी कोई ऐसी पुलिस वाली संस्था नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर की संस्था हो, पर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 3rd डिग्री के इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे। अब हम आगे बढ़े, फिर तब भी, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जितना भी इनके ऊपर केस चलते थे या जो ये केस चलाती थी ईडी, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अराउंड ही रहते थे। कोई ऐसा नहीं था कि क्राइम हो रहा है और बिल्कुल ऐसा आईपीसी और ये सीआरपीसी, वहां उसमें ईडी कभी डील नहीं करती थी। ठीक है, फिर क्या होता है, जब हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो जाता है, एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, सन 2000 में फेरा की जगह आता है हमारा फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले फेरा बोलते थे रेगुलेशन, अब बोलने लगे हम उसको फेमा। फेमा आ गया। फेमा की वजह से क्या हुआ कि ईडी को बोला गया कि अब तुम थोड़ा जरा काबू में हो, ऐसे एकदम इतने ज्यादा हरकतें नहीं, ठीक है, शांत हो जाओ। फिर अब यहां पे फेमा क्या करता है, फेमा बोलता है कि ये जो फॉरेक्स वायलेशंस हो रहे हैं, जो फॉरेक्स क्राइम होते हैं, ये वाले फॉरेक्स क्राइम कहते हैं इनको, ठीक है, तो इन क्राइम को हम बोलेंगे कि ये सिविल ऑफेंस है। ठीक है, तो ये क्या हुए, सिविल ऑफेंस हुए अंडर द न्यू फेमा एक्ट। ओके फाइन। फिर जब ये सिविल ऑफेंस हुआ, अब इसके बाद क्या होगा कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है और पेमेंट ऑफ फाइन, आप पूरा अपना फाइन चुका दो, ठीक है, यू आर फाइन। ओके, फिर इस मूव से क्या हुआ कि जो ईडी के जो दांत थे, पैने पैने दांत थे, ये दांत अब थोड़े थोड़े जैसे कहते हैं अब कम होने लग गए। ओके ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़े। हमने कहा अभी भी खत्म नहीं हुई कहानी। इधर हमने देखा 9/11 होते हुए। 9/11 जब होता है, इसके बाद ही टेरर फाइनेंसिंग की बात शुरू हो जाती है कि जो टेररिज्म है ये एक अपने आप में कोई इंडिविजुअल या कोई आउटस्टैंडिंग कोई एक्शन नहीं है, इसके पीछे पूरी पूरी एंटरप्राइज होती है। और इसको पूरे, अगर टेररिज्म को रोकना है आपको, तो टेरर का पैसा रोक दो आप किसी भी तरह। टेरर फाइनेंसिंग हमें पकड़नी है। अब यहीं पे इंडिया पे प्रेशर आ रहा था कि भैया आपके यहाँ कहाँ है ये इतने सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट नहीं है आपके पास, फॉरेन एक्सचेंज का एक्ट है आपके पास खाली। तो फिर हमने बनाया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, और यहाँ पे ईडी को ताकत मिली। अब ईडी को बोला गया कि अब संभालो, ये एक्ट आ चुका है, इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत जरूरी है, यू हैव टू टेक चार्ज। ठीक है, फिर यहाँ पे ईडी के पास जिम्मेदारी दी गई, यू हैव टू एनफोर्स दिस एक्ट पीएमएलए। फाइनली पीएमएलए आ चुका है। अब 2018 में हमने देखा कि कितने ज्यादा ऐसे केसेस थे रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। 2018 में कई सारे हम देखते थे कि मेहुल चौकसी हुए, विजय माल्या हुए, ये सारे लोग इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं और ये भाग गए हैं वापस, ये इंडिया से बाहर है, फ्यूजिटिव हैं ये लोग। तो हम एक एक्ट पास किया हमने, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ऐसे जो भगोड़े जो हमारे बैंकों का कई सारा पैसा लेके भागे हैं, हम उनके लिए एक एक्ट लेके आए और ईडी को बोला कि प्लीज ऑल द बेस्ट, और इस चीज को आप रोकथाम करो, लोगों को चाहो तो वहां से बुलवाओ, एक्स्ट्राडाइट करवाओ, चाहे पकड़ो चाहे जाने मत दो, जो करना है करो, एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस। बस साफ सीधी बात। अब यहाँ पे इसी पास 10 साल में हम देख रहे हैं कि ईडी ने कई सारे ऐसे पॉलिटिकल केसेस हैंडल किए हैं जो लाइमलाइट में आ जाते हैं। आई बात समझ में कि अब जो ईडी जो केस हैंडल कर रही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अमाउंट के, बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज के पैसे हैं, तो उन जब इतने सारे पैसा होता है, प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा होती है, और खास करके बड़े बड़े लोगों के अराउंड होती है प्रॉपर्टीज, तो जाहिर बात है कि मीडिया उसमें फोकस करती है। जब मीडिया फोकस करती है तो ईडी लाइमलाइट में आ जाती है, और ईडी लाइमलाइट में आने के बाद फिर ऐसे ऐसे आर्टिकल आने शुरू हो जाते हैं जिसमें लिखा जाता है कि हाँ पहले तो एक केज पैरेट हुआ करता था, अब ये हो गया एक वल्चर ऑन लीश, यानी गिद्ध, पट्टे पे एक गिद्ध। तो ये बोला गया कि ठीक है भैया अब ईडी ऐसे भी काम करने लग गई है। हमें जानना है ये जो पीएमएलए एक्ट आया है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, हाउ रिमार्केबल दिस एक्ट इज, और इस एक्ट के तहत क्या क्या और हो रहा है। तो हम समझते हैं कि पहले पीएमएलए में एमएल क्या है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग समझाओ पहले। ओके फाइन, क्या हुआ है, ये 2002 का एक्ट है ये, जब इंडिया ने वादा किया था वर्ल्ड स्टेज पे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग रुकवाएंगे, हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, हम डबल टैक्सेशन वाली जितने सारे क्लॉजेस हैं हम मानने को तैयार हैं, हम हेल्प करेंगे आपकी, क्योंकि हम तो खुद टेररिज्म से परेशान है, हमारे तो पड़ोसी ने परेशान कर रखा है, हम तो अभी कारगिल वॉर अभी झेल के आए हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि हम वर्ल्ड वाइड थ्रेट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को हम डील करेंगे, इंक्लूडिंग जो हमारा वियना कन्वेंशन में हम जो वादा दे के आए थे।
ऐसा हुआ था कि वियना कन्वेंशन में हम गए थे और हमने वहां पे वादा किया था कि हम एक बार अपने देश वापस आ जाएं, जो हमारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहां पे। तो उन्होंने कहा कि एक बार हमारा देश इसको रेटिफाई कर दें, फिर जाके हमारे पीएमएलए एक्ट आ सकता है। फाइन, क्या होता है पीएमएलए? इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पीनल लॉ। कॉम्प्रिहेंसिव, सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। और पीनल लॉ यानी कि पनिशमेंट मिलेगी इस एक्ट को वायलेट करने की वजह से। क्या मिलेगा? जहां पे हमें मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को पकड़ना है, और मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं हो गया, इसमें इलिसिट जो ड्रग्स होते हैं उसका कारोबार भी होता है। एवरीथिंग रिलेट्स टू ड्रग्स, मनी, स्मगलिंग, सारा जितना चोरी, ये सारी चीजें ये एक्ट डील कर रहा है। अब इस एक्ट में अमेंडमेंट भी आया है 2012 में, ठीक है, ये भी देखेंगे हम। अब यहाँ की इस पीएमएलए के अंडर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ईडी के पास जा रही है पावर। पावर एब्सोल्यूट है कि ईडी को आपने जो स्टेटमेंट दी वो एडमिसिबल है। आपको पता है ना कि अगर कोई सीआरपीसी के अंदर के तहत, अगर 164 के तहत अगर किसी एसपी या मजिस्ट्रेट के सामने अगर बयान दिया जाता है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता जब तक कि जज अपने सामने दोबारा बयान ना सुने, है ना, ऐसे ही होता है। तो हम कहते हैं कि ईडी के सामने अगर किसी शख्स ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बयान दिया, दैट बयान इज एडमिसिबल, वो एडमिसिबल है, साफ बात। और यहाँ पे इसको हमने बोला कि इस एक्ट के तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग है इट्स अ हीनस क्राइम। जैसे हीनस क्राइम क्या क्या होते हैं, रेयर ऑफ द रेयर क्राइम। तो हम कहते हैं भारत का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, अगर ये भारत के हिस्से नहीं आएगा, ये कहीं बाहर जा रहा है ब्लैक मनी के रूप में, दैट इज अ हीनस क्राइम, क्योंकि देश की प्रोग्रेस को, ग्रोथ को रोकने में आप इसमें फिर योगदान दे रहे हो। ऐसे तो ये नहीं होना चाहिए। हमने कहा सेक्शन 3 पढ़ो, वहां पे सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का भागीदार कौन कौन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पे बेल देने में जो स्ट्रिक्टनेस है, स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिंजेंसी, तो ये वाली जितनी, ये ऐसे मतलब बेल ना देना इसमें आम है। ये कोई, देखो वैसे तो नॉर्मल, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बेल नॉट जेल इज द नॉर्मल। बेल मिलती है, बेल नॉर्मल होता है, जेल एक्सेप्शन होता है। पर ऐसे केसेस में, यूएपीए जैसे केसेस में, यहां पे क्या होता है कि यहां पे बेल नॉट जेल का कोई नॉर्मल होना, कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ हुई होगी। यहाँ बेल मिली मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, नहीं दे रहे बेल, सॉरी, हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, नहीं दे पाएंगे। अब ईसीआईआर देना, सबमिट करना, कॉपी उसको वो जो पर्सन कंसर्न है उसको दे के ना दें, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बैलेंसेज द इंटरेस्ट ऑफ द एक्यूज एंड द स्टेट्स। कि ठीक है, जो भी एक्यूज पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी अगर अटैच कर दी गई, उसकी प्रॉपर्टी को बोल दिया कि हाँ भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी ये इलीगल कामों से आई है और इस प्रॉपर्टी को हम अटैच कर रहे हैं, अगर सरकार इसे ले ले और उससे अगर फाइन चुक जाए तो ठीक है, फिर वो उससे बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक चीज का क्वेश्चन है कि ये जो पीएमएलए एक्ट आया था, इस एक्ट को मनी बिल के तहत सरकार ने पास किया था। अब इसके ऊपर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, केस अभी चल ही रहा है, लटका हुआ है, ठीक है भैया, देखा जाएगा इस केस को कि ये मनी बिल के रूप में कैसे पेश हो सकता है, जब ये तो पूरा, हालांकि है, अब है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, पर मनी बिल का होना, मनी बिल में क्या क्या हो सकता है, मनी बिल, कौन सा बिल मनी बिल हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा चलनी है, ठीक है, हो रही है। अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट में देखो आप, सेक्शन 3 में जहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें लिखा गया है कि मेयर पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज नाउ एन ऑफेंस। ऐसा नहीं है कि खाली आप मनी लॉन्ड्रिंग करो, पूरे एक्ट में हिस्सा लो, तब जाके आप एक ऑफेंडर कहलाओगे, नहीं। अगर सारा मनी लॉन्ड्रिंग के होने के वजह के बीच में अगर कहीं आपके हाथ में वो पैसा दिख रहा है, यू आर ऑल्सो एन ऑफेंडर, बस, साफ बात। इसका मतलब अगर एक्स ने कोई गलत पैसा, काला पैसा, किसी दूसरे, एक्स के पास काला पैसा है, ठीक है, एक्स ने किसी दूसरे के अकाउंट में डाल दिया वो पैसा, तो वाई भी जिम्मेदार है, वाई भी पनिश होगा। भले ही वाई को पता है कि नहीं पता है कि भैया मेरे अकाउंट में कहां से आ गया काला पैसा, ये ठीक है, फिर वाई उसके बाद फिर भाई पूछताछ होगी, फिर यहाँ पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे जो पहले 30 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट थी 30 लाख की, ये 30 लाख की लिमिट को हटा दिया गया है। ये बोला जाता था कि जो 30 लाख की लिमिट है उसके ऊपर अगर पैसे की बात होगी तब ईडी इन्वॉल्व हो, नहीं, अब हटा दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अगर 10,000 के जुर्म में भी, 10,000 की अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वहां पे भी अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो ईडी आपको उठा सकती है 10,000 के मामले में, ठीक है। पेनल्टी क्या है, रिगरस इंप्रिजनमेंट, यानी कड़ी से कड़ी सजा, और या फिर 3 साल की सजा, 7 साल की सजा। नो अपर लिमिट ऑन द फाइन्स, फाइन्स पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। पहले अपर लिमिट होती थी फाइन्स की 5 लाख, यानी 5 लाख आप फाइन भर दो, चाहे आपने कितना भी बड़ा जुर्म किया हो, उसके बाद आप फ्री हो, ठीक है, अगर आपको जेल नहीं हो रही है तो। अब हमने कहा कि ये 5 लाख का ऊपर का जो लिमिट है, कैप लिमिट है, हम इसको हटा रहे हैं, हम इसको रद्द कर रहे हैं। अब ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी ने 2 करोड़ का अगर कोई घोटाला किया है तो हो सकता है उस पर जुर्माना लग जाए 3 करोड़,
पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। अब अमेंडमेंट ये आया है, ठीक है। सो विद दिस हम समझ गए कि हाँ, ईडी ने काफी कुछ इस समय अरेस्ट किए हैं, काफी कुछ इस समय ईडी ने यहाँ पे कई सारे ऐसे छापे मारे हैं जो कि चर्चा में तो है ही है। इसके अलावा ये भी है, क्योंकि जब ईडी इतने बड़े बड़े मैटर्स को डील करता है और ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिकल नेम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, देन ईडी की साफ बात है कि ईडी की छवि के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि ईडी क्या बायस है, या ईडी एक इंडिपेंडेंट संस्था है। विद दिस हम इस न्यूज को अभी यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, और ईडी के अलावा इसमें अभी और भी डेवलपमेंट हो सकता है, और भी इंपॉर्टेंट ऐसे अभी न्यूज चर्चा होंगी, इलेक्शंस के ऊपर होगी, हम उस पर फिर आएंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।